हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं विनोद सर, आपका करियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सभी का जीनियर नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। दोस्तों, लास्ट वीडियो अपने पुट किया था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पे, और आज अपने नेक्स्ट वीडियो है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर पुट करने जा रहा हूँ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे, आपको वन बाई वन उन क्वेश्चनों को क्लियर करना है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरमेंट। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है उनका अपने यूज करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर, जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए। आइए दोस्तों जानते हैं। फर्स्ट वन अपने देखते हैं दोस्तों लेंथ। तो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लेंथ को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। मेजर लेंथ बाय इन्फेंटोमीटर, यूज इन एज लेस देन 2 ईयर। इन्फेंटोमीटर का यूज दोस्तों 2 ईयर से कम बच्चों के अंदर यूज किया जाता है। क्लियर है? लेंथ, मेजर लेंथ बाय इन्फेंटोमीटर एंड यूज इन लेस देन 2 ईयर। और पिक आपको मैंने दिखा दी है इन्फेंटोमीटर की, और दिल्ली एम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर दोनों के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं, तो ध्यान रखना। पिक बेस के ऊपर भी डाल के पूछ सकता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट की पिक है। आपको ऑप्शन में स्टेडियोमीटर डाल देगा एंड इन्फेंटोमीटर डाल दिया, वेटिंग स्केल्स डाल देगा। क्लियर है? द नेक्स्ट है दोस्तों हाइट। हाइट के ऊपर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों। मेजर बाय स्टेडियोमीटर, ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर बॉडी हाइट स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन। तो आपने देखा इन्फेंटोमीटर का तो 2 ईयर्स से कम एज वालों के अंदर यूज किया जाता है, और चिल्ड्रन के अंदर हाइट को मेजर करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों स्टेडियोमीटर। और इस टाइप की पिक है वो डाल के भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये स्टेडियोमीटर है या इन्फेंटोमीटर है, क्योंकि आजकल दिल्ली एम्स हो गया, अदर एम्स हो गया, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से साथ साथ में इमेज बेस्ड क्वेश्चन वो कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों वेटिंग स्केल। वेट को कैसे मेजर करते हैं? मेजर बाय इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल इन हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड साल्टर स्केल इन फील्ड प्रैक्टिस। दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ से एमसीक्यू है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकला हुआ है। हॉस्पिटल के अंदर वेट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल यूज करते हैं। एंड फील्ड के अंदर जैसे कम्युनिटी ड्यूटी लगती है तो वहां पे वेट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्केल यूज करते हैं, जिसका नेम है साल्टर। क्लियर है? दोनों की पिक में डाल देता हूं दोस्तों यहाँ पे। दैट इज वेइंग स्केल्स, वेइंग मशीन्स। फर्स्ट डायग्राम जो आपको दिख रहा है वेइंग मशीन, एंड सेकंड दिख रहा है वो है साल्टर। क्लियर है दोस्तों? क्लियर हो गया? फर्स्ट वन क्या था अपना? इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल, जो आपको मैं पिक दिखा रहा हूं, दैट वन। एंड सेकंड वन है साल्टर स्केल, मोस्टली यूज इन फील्ड प्रैक्टिस या कम्युनिटी के अंदर यूज करते हैं, दैट इज साल्टर स्केल। क्लियर है दोस्तों? द नेक्स्ट है टेस्टिस साइज। टेस्टिस साइज को कैसे मेजर करते हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो टेस्टिस साइज को मेजर किया जाता है ऑर्चिडोमीटर से। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यहाँ से क्वेश्चन निकलने की काफी संभावना है। तो टेस्टिस साइज विच इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज फॉर टेस्टिस साइज, आपको ऑप्शन में मिलेगा इन्फेंटोमीटर, ऑर्चिडोमीटर, वेइंग स्केल्स, साल्टर, ऐसे करके। तो ध्यान रखना क्या यूज करते हैं? ऑर्चिडोमीटर, दैट इज मेनली यूज फॉर टेस्टिस साइज। टेस्टिस साइज को मेजर करने के लिए अपने क्या करते हैं? ऑर्चिडोमीटर का यूज करते हैं। तो आपको दिख रहा है दोस्तों ये पिक बेस पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है अलग अलग साइज की है, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 25। तो इस साइज के अंदर अलग अलग होती है। तो आपको इस टाइप की अगर पिक डाल के पूछा जाए कि ये पिक किसकी है, तो ध्यान रखना ऑर्चिडो
ऑर्चिडोमीटर की। ऑर्चिडोमीटर क्या है? ए सेट ऑफ बेड्स सच एज दोज डिपिक्टेड टू द राइट में बी यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ पेशेंट टेस्टिस। तो यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं कुछ याद रखना, टेस्टिस को साइज के लिए क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ऑर्चिडोमीटर का नेम याद रखना है। दूसरा बात आपको यहाँ पे याद रखने हैं वो ऑर्चिडोमीटर की ये पिक याद रखनी है, इससे ज्यादा और आपको कुछ भी याद नहीं रखना। नेक्स्ट है स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस को कैसे मेजरमेंट करते हैं आइए दोस्तों जानते हैं। स्किन फोल्ड थिकनेस सिंपल देखें तो एसएफटी बोलते हैं जिसको। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट आर लेंथ्स या हरपेंडेंस स्किन फोल्ड कैलिपर्स। तो कई बार ऑप्शन में आपको सिंपल सा नेम मिलता है दोस्तों हरपेंडेंस कैलिपर्स। कई बार पूछ लेते हैं कि स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा दोस्तों? ऑप्शन मिलता है हरपेंडेंस कैलिपर्स, दैट इज हरपेंडेंस कैलिपर्स की पिक में आपको दिखा रहा हूं। तो हरपेंडेंस कैलिपर्स की पिक भी कई बार पूछ सकते हैं दोस्तों। कॉम्पिटिटिव व्यू से दिल्ली एम्स का भी सितंबर में एग्जाम आने वाला है, तो उसके व्यू से इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी मैं साथ साथ क्लियर करवा रहा हूं ताकि आपको अलग जाके किसी बुक से कुछ ना पढ़ना पड़े। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो पिक दिख रही है आपको किसकी है? लेंस या हरपेंडेंस कैलिपर्स की। क्लियर है? तो यहां पे इसी से रिलेटेड हरपेंडेंस कैलिपर्स से रिलेटेड मैंने डाला इट होल्ड ए फोल्ड ऑफ आर्म ओवर द ट्राइसेप्स एरिया ऑन द लेफ्ट साइड। तो हैंड के लेफ्ट साइड में क्या करते हैं? मोस्टली ट्राइसेप्स एरिया होता है, आपको पता है लेफ्ट साइड के अंदर ट्राइसेप्स एरिया है, वहां से क्या करते हैं? स्किन फोल्ड को मेजर करते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। मेजर द एरिया बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर। जैसे कि अपने थंब एंड इंडेक्स फिंगर से क्या करते हैं? स्किन को पिच करते हैं, वैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? ट्राइसेप्स एरिया की स्किन को फोल्ड करता है। एंड ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड आर मोस्ट पॉपुलर। स्किन थिकनेस को मेजर करने के लिए मोस्ट पॉपुलर अगर जगह पूछी जाए आपसे तो क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड आर मोस्ट पॉपुलर मेनली यूज इन स्किन फोल्ड थिकनेस। नेक्स्ट है दोस्तों रेशियो ऑफ टोटल बॉडी वाटर एंड बॉडी वेट इज मोर एक्यूरेट इंडेक्स ऑफ बॉडी फैट। बॉडी फैट से रिलेटेड ये की पॉइंट डाला है मैंने। नेक्स्ट है दोस्तों यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं बॉडी प्रोपोर्शन से रिलेटेड। क्लियर है? तो कि भी अपने ऊपर का पता आपको चेस्ट या अपर बॉडी है लोअर बॉडी पार्ट, तो अपर बॉडी और लोअर बॉडी पार्ट का क्या रेशियो रहता है? एट बर्थ 3 ईयर के ऊपर है, और कब अपर बॉडी पार्ट एंड लोअर बॉडी पार्ट इक्वल हो जाती है। तो यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन निकलने की संभावना एट बर्थ देखें तो बॉडी प्रोपोर्शन रहता है दोस्तों 1.8:1। 3 ईयर के ऊपर कितना हो जाता है? ये 1.3:1। एंड प्यूबर्टी पे क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। अपर एंड लोअर बॉडी प्रोपोर्शन है वो इक्वल हो जाता है, और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आपको पता है दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैं आपको डिटेल में फर्स्ट वीडियो डाल चुका हूं। आज अपने ग्रोथ का मीन क्या होता है, डेवलपमेंट का मीन क्या होता है, डेवलपमेंट के डिफरेंट टाइप थे, ऑल ओवर अपने डिस्कशन कर चुके हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एंड ऑर्डरली प्रोसेस। तो क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? क्या है? कंटिन्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बेबी का कंटिन्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता जाता है ऑर्डरली एज के अकॉर्डिंग। क्लियर है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर इन स्पेलोकाउडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। तो यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअस एंड ऑर्डरली प्रोसेस होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है? किस वे के अंदर होता है? स्पेलोकाउडल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन के अंदर होता है। अब आपको पता होगा स्पेलोकाउडल क्या होता है, प्रोक्सिमल डिस्टल डायरेक्शन क्या होती है, ये भी मैंने नेक्स्ट की पॉइंट के अंदर डाल दिया ताकि आपको किसी भी एंगल से कोई परेशानी ना हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर इन स्पेलोकाउडल। स्पेलोकाउडल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो यहां पे मतलब मैंने डाल दिया डायरेक्शन ऑफ हेड, नेक, आर्म एंड लेग्स
इंक्लूडिंग मोटर डेवलपमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सिंपल सा देखें दोस्तों, स्पेलोकाउडल का मतलब होता है हेड टू फीट, क्लियर है, हेड टू फीट्स के अंदर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, हेड से लेके फीट्स तक होता है, उसको बोलते हैं स्पेलोकाउडल। एंड सेकंड है प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन का मतलब सेंटर टू पेरिफेरल ऑर्डर, सेंटर टू पेरिफेरल ऑर्डर, जैसे कि शोल्डर से लेकर अपनी आगे पाम है वहां तक, जैसे कि आर्म की बात कर रहा हूं, अपर आर्म की बात कर रहा हूं, शोल्डर से लेके अपने हाथ है आगे जो पाम्स है वहां तक जो ग्रोथ हो रही है उसकी एंड डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज प्रोक्सिमलो डिस्टल डायरेक्शन, सेंटर टू पेरिफेरल, शोल्डर टू फिंगर तक, क्लियर है। तो ये सिंपल सी दो की पॉइंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यू ऑर्डरली प्रोसेस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर इन स्पेलोकाउडल एंड प्रोक्सिमलो डायरेक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों टर्म यूज फॉर न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के लिए कौन कौन सी टर्म यूज की जाती है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। टर्म बेबी किसको बोलते हैं दोस्तों, नियोनेट बोर्न बिटवीन 37 to 42 वीक्स। तो टर्म बेबी किसको बोलेंगे, जो नियोनेट है उसका जन्म 37 से 42 वीक के बीच में होता है, उनको अपने टर्म बेबी बोलेंगे। प्री टर्म बेबी किसको बोलेंगे, नियोनेट बोर्न बिफोर 37 वीक, क्लियर है, जिसको अपने बोलते हैं प्री मेच्योरिटी, क्लियर। द नेक्स्ट है पोस्ट टर्म बेबी। पोस्ट टर्म बेबी का मतलब आपने देखा कि 30 से कम हो रहा है, उसको प्री मेच्योरिटी। एंड पोस्ट टर्म बेबी किसको बोलेंगे, नियोनेट बोर्न आफ्टर 42 वीक, क्लियर है। द नेक्स्ट है, यहां से ये टर्मोलॉजी, यहां से क्वेश्चन निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अच्छे से क्लियर कर लेना। लो बर्थ वेट LBW किसको बोलते हैं, बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg, दैट इज नाउन एज LBW, क्लियर है। तो बर्थ वेट जिसका 2.5 kg से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, अपने लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। वेरी लो बर्थ वेट किसको बोलेंगे, वेरी लो बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg। 1.5 kg से अगर नियोनेट का वेट है वो कम होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरी लो बर्थ वेट। एंड नेक्स्ट है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट किसको बोलेंगे दोस्तों, बर्थ वेट लेस देन 1 kg, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, RUHS के अंदर ये क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। तो मैंने छोटे छोटे टॉपिक को इंक्लूड किया है दोस्तों यहाँ पे, और काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न की जब केयर करते हैं तो सबसे पहले सक्शन आता है, क्लियर है, सक्शन। और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि सक्शन कहां से करते हैं, सबसे पहले माउथ से करते हैं या नोज से करते हैं, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, एम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जब भी न्यूबॉर्न की केयर करते हैं तो आपको पता है ओरोफेरिंजियल, ओरल कैविटी, नेजोफेरिंजियल्स उसको क्लीन करते हैं अपने, ताकि जो नियोनेट है वो अच्छे से रेस्पिरेशन कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले कहां से करेंगे दोस्तों, फर्स्ट ओरोफेरिंक्स मींस माउथ, देन नेजोफेरिंक्स नोज। आपको सक्शन से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि सक्शन में पहले कौन सा करते हैं, माउथ करते हैं या नोज करते हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट माउथ देन सेकंड नोज क्लीन करेंगे। अब क्लीन करते हैं तो सक्शन प्रेशर अलग अलग होता है, नियोनेट के लिए अलग होता है, इन्फेंट के लिए अलग होता है, चिल्ड्रन के लिए अलग होता है, एडोलसेंट के लिए अलग होता है, क्लियर है। तो कीप सक्शन प्रेशर फॉर, फर्स्ट वन है नियोनेट। नियोनेट के लिए कितना होता है दोस्तों, 60 to 80 mm ऑफ Hg, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड इन्फेंट के लिए कितना प्रेशर रखेंगे, सक्शन प्रेशर 80 to 100 mm ऑफ Hg। चिल्ड्रन के लिए कितना रखेंगे दोस्तों, 80 to 100 mm ऑफ Hg। एडोलसेंट के लिए कितना रखेंगे दोस्तों, 80 to 120 mm ऑफ Hg। एंड आफ्टर दिस ड्राई अप दी न्यूबॉर्न। सक्शन करने के बाद क्या करेंगे, नियोनेट को ड्राई करेंगे। उसके बाद यहां पे देखें तो पोजीशन बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि
पोजीशन कौन सी देते हैं नियोनेट को आफ्टर डिलीवरी? तो कीप हेड इन लो पोजीशन। क्या करते हैं? हेड इन लो पोजीशन। उस पोजीशन का नेम आपको पता है दोस्तों, क्योंकि फंडामेंटल के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी पुट कर चुका हूं। मॉडिफाइड ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी टू एक्सट्रैक्ट दी म्यूकस। जो म्यूकस नोज एंड ओरल कैविटी में उसको बाहर निकालने के लिए अपने नियोनेट को कौन सी पोजीशन देते हैं? तो हेड इन लो पोजीशन, या आपको ऑप्शन मिल सकता है मॉडिफाइड ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर है दोस्तों? देन नेक्स्ट है एक टर्मिनोलॉजी और है रोमिंग इन। रोमिंग इन के अंदर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। कीप द इन्फेंट इन सेम हॉस्पिटल रूम अलोंग दी मदर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर इन्फेंट को मदर के साथ रखना ही क्या कहलाता है? रोमिंग इन कहलाता है। तो यही टर्मिनोलॉजी यहाँ पे, कीप द इन्फेंट इन सेम हॉस्पिटल रूम अलोंग दी मदर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। क्लियर है? देन नेक्स्ट है दोस्तों पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है वो 3 से 4 निकले हुए हैं। तो पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं होगा कि पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, और जिन्होंने पढ़ लिया है उनका इस टॉपिक से क्या हो जाएगा, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट पीरियड ऑफ 24 आवर ऑफ लाइफ कॉल्ड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, जब न्यूबॉर्न की डिलीवरी होती है। क्लियर है? तो फर्स्ट उसके जो 24 आवर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। क्लियर है? फर्स्ट पीरियड ऑफ 24 आवर ऑफ लाइफ कॉल्ड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। क्लियर है? फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन निकलता है। जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है, स्टार्ट के 24 घंटे हैं, उसको क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी बोलते हैं। अब इसके अंदर भी पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी 2 टाइप किया जाती है, फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी एंड सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी पे भी क्वेश्चंस निकाल लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी कौन सी होती है दोस्तों? तो नेक्स्ट की पॉइंट के अंदर है द फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी बिगिंस विद बर्थ। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी कब स्टार्ट हो जाती है? बर्थ से स्टार्ट हो जाती है। लास्ट अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट। कितने टाइम तक रहती है? 30 मिनट तक। एंड व्हेन द इन्फेंट फॉल इनटू डीप स्लीप। जैसे ही बेबी डीप स्लीप की तरफ जाने लगता है तब क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। क्लियर है? तो एंड्स व्हेन द इन्फेंट फॉल इनटू डीप स्लीप। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी स्टार्ट होती है बर्थ से, अप्रोक्सीमेटली रहती है 30 मिनट, और एंड्स कब हो जाती है? जब न्यूबॉर्न डीप स्लीप में जाता है तब क्या होती है? फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी एंड हो जाती है। दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। अब आपको पता है फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर न्यूबॉर्न के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं। आपको पता होने दैट इज नॉर्मल साइन एंड सिम्टम। कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो फर्स्ट वन रहेगा ट्रांजिस्टेंट टेकीपनिया। क्लियर है? सेकंड रहेगा नेजल फ्लेयरिंग, नोज से आवाज आएगी। थर्ड वन है एक्सटर्नल रिट्रैक्शन अप डाउन, एंड नेक्स्ट है क्रेकल्स। क्रेकल्स आपको पता है लंग साउंड है, इसका मीनिंग अभी मैंने नीचे डाल दिया है। एंड टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। इरेगुलर हार्ट रिदम देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पे और आपको सबको पता है इरेगुलर हार्ट रिदम क्या होती है, टेकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, नेजल फ्लेयरिंग का मतलब है वॉइस आने लग जाती है, एक्सटर्नल रिट्रैक्शन का मतलब अप एंड डाउन जाने लग गई। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्रेकल्स, जो मोस्टली नहीं पता है कुछ स्टूडेंट को, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। क्रेकल्स और इसी को ही अपने रेल बोलते हैं। इज ए कॉन्टिन्यू बबलिंग साउंड। क्या होती है ये? कॉन्टिन्यूअस बबलिंग लंग साउंड है। हर्ड ऑन अस्कल्टेशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, प्रोड्यूस्ड बाय एयर पासिंग ओवर रिटेन्स एयरवे सिक्रीशन इन कंडीशन लाइक न्यूमोनिया
एंड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर ड्यू टू कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इंस्पिरेशन जब लेते हैं तब इसको मेजर करते हैं तो क्रैकल्स एंड रेल साउंड सुनाई देती है, जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू बबलिंग साउंड, और इसी को ही बोलते हैं क्लिकिंग एंड रेटिंग साउंड। क्या है ये, एक लंग साउंड है और हेड कब की जाती है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। कब होती है दोस्तों ये साउंड सुनाई देती है, जब जो एयरवे है, अपर एयरवे है, उसमें म्यूकस आने की वजह से एयरवे क्या हो जाता है, नेरो हो जाता है, और नेरो होने की वजह से कंटिन्यू बबलिंग साउंड सुनाई देती है, जिसको बोलते हैं क्रैकल एंड रेल साउंड। निमोनिया के अंदर भी ये सुनाई देती है, दैट इज डिजीज कंडीशन। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, उस कंडीशन के अंदर भी ये साउंड है वो सुनाई देती है। जब मैं निमोनिया पढ़ाऊंगा वहां पे भी अपने ये साउंड पढ़ेंगे। हार्ट कार्डियो वस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे भी अपने लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर पढ़ाऊंगा, राइट साइड हार्ट फेलियर पढ़ाऊंगा, तो वहां पे भी आपको साइन एंड सिम्टम के अंदर देखने को मिलेगा क्रैकल साउंड। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आपने देख लिया था कि बस से स्टार्ट होती है और 30 मिनट तक अप्रोक्सीमेटली रहती है, और जब बेबी है वो डीप स्लीप में जाता है तब वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। सिंपल क्या देखने को मिलता है, क्रैकल साउंड देखने को मिलती है, टेकीपनिया देखने को मिलता है, इसके अलावा नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिलता है, स्टर्नल रिट्रैक्शन देखने को मिलता है। ऑल ओवर अपने सिंपल अभी जाना है। सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी बिगिंस व्हेन द इन्फेंट अवेकन फ्रॉम फर्स्ट स्लीप। सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी कब स्टार्ट होती है, जब बेबी फर्स्ट स्लीप से क्या होता है, अवेकन करता है, जब जागता है तो सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। यूजुअली लास्ट 4 to 6 आवर। कितने टाइम तक रहती है ये, 4 to 6 आवर तक रहती है। और यहाँ पे सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर क्या असेसमेंट या क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है, इंक्लूड साइन ऑफ एक्सेसिव रेस्पिरेशन। एक्सेसिव रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे जल्दी जल्दी सांस लेगा, एंड गैस्ट्रिक म्यूकस देखने को मिलेगा। यहाँ पे वे भी हंगर, भूख भी लग जाएगी। एपेनिक एपिसोड 20 सेकंड तक यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड दी पासिंग ऑफ मेकोनियम, स्टूल क्या कर देता है, इस सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर पास आउट कर देता है। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, आज अपने पढ़ा है सिंपल सा। दोबारा मैं आपको की पॉइंट के अंदर बता देता हूं। आज का अपना टॉपिक था इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरमेंट। सबसे पहले लेंथ पढ़ा था, जिसको मेजरमेंट किया था इन्फेंटोमीटर के द्वारा। सेकंड पढ़ा था अपने हाइट, जी यहाँ पे था स्टेडियोमीटर, पिक आपको दिख रही है। थर्ड वन है वेट, जहां पे एक विंगिंग स्केल्स और एक है साल्टर स्केल्स। नेक्स्ट पढ़ा है टेस्टी साइज, जो ऑर्चिडोमीटर से अपने मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ा था स्किन फॉल्ट थिकनेस, जिसको बोलते हैं हरपेंडेंस कैलिपर्स। नेक्स्ट पढ़ा है दोस्तों अपने यहाँ पे बॉडी प्रोपोर्शन अलग अलग एट बर्थ, 3 ईयर और प्यूबर्टी पर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इसके बाद अपने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने सिंपल सा बताया, कॉन्टिन्यूस एंड ऑर्डरली प्रोसेस होती है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है स्पेलो काउडल एंड प्रोक्सिमलो डिस्टल होती है। स्पेलो कार्डक्स का मतलब हेड से लेकर पीठ की तरफ, और प्रोक्सिमलो डिस्टल डायरेक्शन का मतलब है सेंटर टू पेरिफेरल्स। देन नेक्स्ट अपने पढ़ा था अलग अलग टर्मोलॉजी फॉर न्यूबॉर्न के लिए। टर्म बेबी जिसको बोलते हैं 37 to 42 वीक, प्री टर्म 37 से पहले वाला, पोस्ट टर्म 42 के बाद वाला। अलग अलग एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू का मतलब होता है 2.5 से कम। वेरी एलबीडब्ल्यू का मतलब 1.5 से कम, एंड EIBW का मतलब 1 kg से कम। सेक्शन के अंदर बात करें तो पूछा जाता है, माउथ से पहले करते हैं, नोज से बाद में करते हैं। सेक्शन प्रेशर नियोनेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 60 to 80 mm बस जी। पोजीशन ध्यान रखना, हेड इन लो पोजीशन, मॉडिफाइड ट्रेंडवर पोजीशन यूज करते हैं। रूमिंग का मतलब बच्चे और माँ को एक साथ रखना। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आपको मैंने बताया था कि पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है। फर्स्ट पीरियड 24 आवर, दैट इज नोन एज पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, एंड फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी बिगिन विद बर्थ एंड लास्ट अप्रोक्सिमेटली 30 मिनट एंड एंड व्हेन द इन्फेंट फॉल इनटू डीप स्लीप। क्या क्या फाइंड देखने को मिलता है अपने डिटेल में पढ़ा है। क्रेकल्स क्या होती है, बबलिंग साउंड होती है जब अपर एयरवे क्या हो जाता है, नेरो हो जाता है सिक्रीशन की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है,
साउंड आने लग जाती है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एयर पासिंग ओवर एयरवे सिक्रीशन इन कंडीशन। तो यहाँ पे एयरवे सिक्रीशन है वो क्या होता है, कलेक्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो रास्ता है वो क्या हो जाता है, नेरो होता है। नेरो होने की वजह से एक बबलिंग साउंड सुनाई देती है जिसको क्रैकल एंड रेल। ध्यान रखना दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। और मैं आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। जब वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों, लाइक भी क्या करो, शेयर भी क्या करो। और जितना लाइक एंड शेयर आएगा उतना ज्यादा मोटिवेट होऊंगा। और कुछ मेरे डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप डेली वीडियो डाला करो। जब तक दोस्तों आप पढ़ोगे नहीं तो वीडियो डालने का कोई बेनिफिट नहीं है। जब आपको मेरे को लगेगा कि बच्चे काफी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आगे से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो मैं वीडियो पुट करूंगा। अदरवाइज आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।